नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की, जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान अभी बाकी है। दावेदारी को लेकर उठापटक शुरू हो गई है। सबसे अजीब स्थिति खंडवा में देखने को मिल रही है, जहां बिना मुहर लगे अरुण यादव अघोषित प्रचार छिड़े हुए हैं, तो अब ट्विटर पर उन्हें दिग्विजय सिंह का आशीर्वाद भी मिल चुका है। इस बीच शेरा भैया ने भी कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है, तो बीजेपी की तरफ से भी दावेदारों की कमी नहीं। आज चर्चा इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 3 विधानसभा और 1 खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उम्मीदवारों के ऐलान से पहले सियासी खटपट शुरू हो गई है। बीजेपी में जहां दावेदारों की फहरिस्त दिख रही है, तो कांग्रेस में भी कंफ्यूजन कम नहीं है। खंडवा में खुद को प्रबल दावेदार मान रहे कांग्रेस के अरुण यादव का काफी दिनों से क्षेत्र में अघोषित प्रचार जारी है और अब अरुण यादव ने दिल्ली में डेरा भी डाल दिया है। इतना ही नहीं, अरुण यादव ने पार्टी की ओर से बिना किसी औपचारिक ऐलान के पहले ही अपने खंडवा दौरे का कार्यक्रम भी ट्विटर पर शेयर कर दिया। और इस ट्वीट पर ट्विस्ट तब आ गया जब दिग्विजय सिंह ने इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अरुण यादव को अपनी शुभकामनाएं दे दी। कुछ महीने पहले की बात है, जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने खंडवा से अरुण यादव की उम्मीदवारी से खुद को अनजान बताया था, तो अब दिग्विजय सिंह के अरुण यादव को आशीर्वाद के मायने भी निकाले जाने लगे हैं। बहरहाल इस बीच शेरा भैया ने भी खंडवा से दावेदारी पेश कर दी है। सब पॉजिटिव है, बहुत अच्छा लग रहा है उनको कि मैंने दावेदारी करी। बोले उनका तो वो सब मेरे साथ है। यानी कमलनाथ जी कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझसे बोला कि इस बार आप मत लड़िए, अगली बार आपको मौका देंगे, इस बार अरुण यादव को साथ दीजिए। तो मैंने उनकी बात मानते हुए उनका साथ दिया। खंडवा पर कांग्रेस में मची खटपट को बीजेपी ने उसका आंतरिक मामला बताया है। अब ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, शेरा जाने या कमलनाथ जी जाने। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई ऐसी बात है नहीं। बहरहाल खंडवा से दावेदारों की बात करें तो बीजेपी की ओर से हर्षवर्धन सिंह, अर्चना चिटनिस, कृष्ण मुरारी मोघे और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नामों की चर्चा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो अरुण यादव, शेरा भैया, विधायक सचिन बिरला और राजनारायण पुरनी जैसे नामों की भी चर्चा तेज है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही जगहों पर एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। बीजेपी भी जहां खंडवा को लेकर अभी किसी फैसले पर पहुंच नहीं पाई है, तो वहीं कांग्रेस में उपचुनाव से पहले अब भी संगठन के बजाय कई तरह के गुत्थी देखने को मिल रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत स्वदेश शर्मा जी आपसे ही, क्या हो रहा है सर कांग्रेस के अंदर? हमने तो AICC का कोई ऑफिशियल लेटर देखा नहीं, उसके बावजूद बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से कोई प्रचार कर रहा है, कोई मीडिया में आकर बयान दे रहा है। उनसे पूछा जाए हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो वो ये कहते हैं कि हाँ या ना का कोई जवाब ही नहीं है, मेरी तो तैयारी पूरी है। देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस में अगर आत्मबल नहीं होता तो कांग्रेस में वो लोग शामिल हैं जिनने देश की आज़ादी से लेकर अब तक लड़ाई लड़के देश को आज़ाद करने के बाद जिस भारत में सुई नहीं बनती थी, वहाँ की स्थिति आज किसी से छुपी नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि आप हाईकमान की बात कर रहे हैं, AICC के आदेश की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रत्याशियों का चयन सर्वे और आपसी कार्यकर्ताओं के जो मशवरे, सबको ध्यान में रखते हुए निर्णय होने वाला है। और अब बात करते हैं खंडवा की, तो खंडवा में माननीय अरुण यादव जी बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से वहां लगे हुए हैं। वन बूथ टेन्यूथ के फार्मूले पर कांग्रेस काम कर रही है। अगर पृथ्वीपुर की बात करें तो नितिन सिंह राठौर वन बूथ टेन्यूथ के फार्मूले पर काम कर रहे हैं, निरंतर संपर्क कर रहे हैं। 3-4 महीने से लगभग ये मान लीजिए कांग्रेस मैदान में है और पूरी तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी पसोपेश में है, परेशानी में है और ये तय नहीं कर पा रही है कैसे प्रत्याशी हो। और निश्चित रूप से माननीय कमलनाथ जी के आते ही 2 तारीख के बाद तुरंत आपके सामने क्लियर होगी किसको प्रत्याशी बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ से ये देखा जाएगा हाथ का पंजा, हाथ
हाथ के पंजे में प्रत्याशी कोई भी हो, निश्चित रूप से उसको सारे लोग इकट्ठे होकर के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और वही दमोह जैसे उपचुनाव का जो रिजल्ट था, एक चीज जानना चाहता हूं स्वदेश शर्मा जी, तीनों विधानसभा और एक लोकसभा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इतने सारे लोग आपके कैंपेन कर रहे हैं सभी सीटों पर, लेकिन दिग्विजय सिंह केवल एक व्यक्ति को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो भी केवल अपना वो अगले दिन का कैंपेन क्या है उसको जाहिर कर रहा है ट्विटर पे। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, कार्यकर्ता कोई भी मैदान में है, बड़े नेता का पहले दायित्व बनता है उसको आशीर्वाद दे, शुभकामनाएं दे, उसके लिए शुभाशीष बनती है। कार्यकर्ता छोटा हो या बड़ा हो, मैदान में जो काम कर रहा है उसको सबको शुभकामनाएं दिए जा रहा है। इसका अर्थ कोई ऐसा नहीं निकाला जाना चाहिए जिस तरह से आप कह रहे हैं। शुभकामनाएं क्यों नहीं दे रहे? हम आज पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, निश्चित हमारे बड़े नेता हमको शुभकामनाएं देते हैं, चलने से पहले देते हैं, और अगर हमने पार्टी की बात को मजबूती से रख दिया तो फिर भी कहते हैं भाई आपने मजबूती से पार्टी का और जनता का पक्ष रखा है। तो इसमें शुभकामनाएं देने में नया कुछ क्या है, अटपटा कुछ क्या है? जो कुछ सब कुछ सामान्य है। ये है ना सर कि मैं ट्विटर उनका खंगाल रहा था, लेकिन अरुण यादव को ही उन्होंने सबसे ज्यादा शुभकामनाएं दी हैं। अटपटा ये है। निश्चित रूप से अरुण यादव जी 3-4 महीने से लगातार अपने उस लोकसभा क्षेत्र में डटे हुए हैं, वन बूथ ट्रेन यूथ के फार्मूले पर काम कर रहे हैं, और वहां के प्रभारी भी बनाए जा चुके हैं, और कहा जाए मंडलम सेक्टर और वन बूथ ट्रेन यूथ वहां तक 10 बूथों तक हमारा गठन हो चुका है, और निश्चित रूप से निरंतर संपर्क में है। और इस तरह का काम कोई भी व्यक्ति करे तो वरिष्ठ नेतृत्व शुभकामनाएं अपना आशीष बना के रखे, इसमें कोई कुछ अलग बात नहीं है। मैं और दो गेस्ट के पास जाऊं, एक सवाल और कि शेरा भैया तो एक बार आप लोगों को समझा चुके हैं कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार टिकट नहीं दिया, वो दोबारा से कह रहे हैं कि मेरा प्रॉमिस था कि अगर अगली बार ज़रूर टिकट मिलेगा, और वो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अगली बार जल्दी आ गया, 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ खंडवा में जो सांसद थे वहाँ पर नंदू भैया। तो वो प्रॉमिस क्या था सर जिसका वो जिक्र कर रहे थे, और क्या एक जो उम्मीदवार हार गया उसी को दोबारा वहां पर टिकट देने की बात तो वो जाने, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि सबको ये दिखाई दे रहा है कि खंडवा लोकसभा, जोबट, रेगांव, पृथ्वीपुर हम चारों सीटें जीत रहे हैं, और प्रत्याशियों की भरमार है। और जो सर्वे और आपसी सलाह मशवरा से जो प्रत्याशी सामने आएंगे, 2-3 दिन में आपके सामने लिस्ट क्लियर हो जाएगी, और जिसके नाम टिकट हो जाएगा सारे नेता उसको जिताने के लिए माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया जी के नेतृत्व में सब जुट जाएंगे एकजुट से, और उस एकजुटता का परिणाम जिस तरह से आपको दमोह चुनाव दिखाई दिया, 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, और उसको कांग्रेस के लोगों ने इस तरह से काम किया कि सरकार को बेनकाब किया, और 18,000 मतों से कांग्रेस जीती। ठीक है, सुमेर सिंह सोलंकी जी, बीजेपी में कुछ ऐसी घबराहट है खासकर खंडवा को लेकर, क्योंकि लगातार दिल्ली के दौरे भी हो रहे हैं, आज प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई, हालांकि जो एजेंडा रखा गया मीडिया के सामने उसमें चुनाव का जिक्र तो नहीं था, लेकिन चुनाव का जिक्र हो रहा है। क्या दिल्ली में भी चिंता है खंडवा को लेकर, क्योंकि काफी सारे प्रत्याशी यहां भी सामने आ रहे हैं, एक राय नहीं बन पा रही है क्या बीजेपी के अंदर भी? खुलकर नहीं बोल रहे हैं कांग्रेस की तरह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और ये बहुत विशाल पार्टी है पूरे देश में। निश्चित रूप से सब लोग अपनी अपनी दावेदारी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में संगठन, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो निर्णय लेता है। उसी के साथ में संगठन के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए चुनाव लड़ती है। कमल के फूल के लिए सारे कार्यकर्ता काम करते हैं। पार्टी का जो नेतृत्व है हमारा, वो जिसको भी तय करेगा हम उसके साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये संगठन जो निर्णय लेता है उस आदेश को हम सब लोग पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अपने आप को घोषित कर लेता है, जैसे कि कांग्रेस में अभी थोड़ी देर पहले हमारे स्वदेश जी शर्मा आदरणीय बोल रहे थे, वो उनके यहाँ होता होगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मिलके, संगठन मिलके तय करता है, और संगठन जिसको तय करता है उसी के साथ सारा। चलिए, आपके यहाँ सब चीजें ठीक है सर, तो फिर यहाँ पर देरी क्यों हो रही है? यहाँ पर देरी क्यों है? कोई ये इतना बड़ा चुनाव तो है नहीं कि पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है, एक सीट है खाली, उसमें भी इतनी पशोपेश, इतनी चर्चाएं। देखिए, संगठन पूरी चर्चा करता है, और संगठन चर्चा करने के बाद ही निर्णय लेता है। देरी का कोई विषय नहीं है।
संगठन बहुत समय आने पे एक अच्छे नाम के लिए मोहर लगाएगा और पार्टी उसके साथ में खड़ी रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति रही है कि वे सब मिल के तय करते हैं और हम सब उसके साथ होते हैं बाद में, और पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल चुनाव लड़ता है, यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है और यहाँ व्यक्ति टिकट भी तय नहीं करता है, संगठन तय करता है। ठीक है जयंत वर्मा जी, ये जो शुभकामनाएं आज दिग्विजय सिंह की तरफ से आई अरुण यादव के लिए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए लोकेश जी, अरुण यादव जी हालांकि पिछला चुनाव तो हार गए थे, उस समय तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बहुत दिग्गज कार्यकर्ता मतलब पार्टी के कैंडिडेट भी हार गए थे, सभी हार गए थे। उस समय का जो माहौल था और आज का माहौल है, पूरी राष्ट्र की परिस्थितियां हैं, जी हाँ, तो उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। और जहाँ तक खंडवा सीट का है, यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे अरुण यादव जी, पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनके पिताजी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी दावेदारी सबसे प्रबल है। और मुझे लगता है कि 4-5 महीने पहले ही उनको हाईकमान द्वारा यह अनऑफिशियली ऑफ द रिकॉर्ड कह दिया गया था कि आप जाइए तैयारी करिए, और उसी एश्योरेंस पे वो तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको ही टिकट दी जाएगी और तो कोई सवाल ही नहीं उठता है किसी और को देने का। हाँ, शेरा जी का जो मानना है कि उनका 7 बार के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा में 2 बार उनके परिवार के लोग रहे, ये रहे, परंतु वो सब इतिहास की बात है। मुझे लगता है कि अरुण यादव जी इसमें इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा और वही सबसे प्रबल दावेदार हैं। मैं दो इसमें फैक्टर लाना चाहता हूं सर। एक तो जयेश जिस तरीके से इस सीट पर दावेदारी कर रहा है, और दूसरा जिस तरीके से शेरा भैया अब सामने आ गए हैं पिक्चर में और वो खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, ये दोनों कितना परेशान कर सकते हैं कांग्रेस को यहाँ? क्योंकि पिछली बार अगर हम बात करें तो जयेश का साथ था कम से कम, खासकर विधानसभा चुनाव की बात अगर हम करें तो इन क्षेत्रों में अच्छी बढ़त मिली थी अगर विधानसभा के लिहाज से देखें तो। इस बार ये दोनों ही अलग दिखाई दे रहे हैं और अगर टिकट नहीं मिलता है तो हो सकता है कि वो फिर से निर्दलीय चुनाव में उतर जाएं या उनकी पत्नी चुनाव में उतर जाएं, अगर हम शेरा भैया की बात करें तो ये क्या मुश्किल में डाल सकते हैं कांग्रेस को? जहाँ तक मुझे लगता है जयेश का जो सवाल है, तो जय आदिवासी शक्ति ये जो संगठन बना है, इसका तो दावा है कि वो आगे का वो उस तैयारी से है जो अगला विधानसभा का चुनाव होगा 2 साल बाद, तो वो 80 कैंडिडेट अपने खड़े करने की बात करता है और सरकार बनाने के लिए वो ओबीसी और सामान्य वर्ग को भी अपने साथ लेने की बात कर रहा है। परंतु इस समय उसकी ये स्थिति नहीं है कि वो लोकसभा की सीट को और प्रभावित कर सके, क्योंकि और वो संगठन का अभी इतना ज्यादा मतलब पकड़ भी नहीं है आदिवासी क्षेत्रों में। हालांकि ये बात जरूर है कि वो खंडवा लोकसभा सीट में बहुत ज्यादा आदिवासी वोट हैं, परंतु वो ज्यादा प्रभाव डालेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। सुमेर सिंह सोलंकी जी, ये चुनाव केवल हम 4 सीटों के उपचुनाव के तौर पर देखें या 11 विधानसभा सीटों का इससे एक अंदाजा होगा, क्योंकि 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और लोकसभा की जो सीट है खंडवा, इसके अंदर 8 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछली बार केवल 3 सीटें आप जीत पाए थे। तो क्या इसे 11 सीटों का एक बड़ा चुनाव मानकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के बीच में रहती है और समाज के बीच में रहते हुए आने वाले सभी चुनावों में तैयारी करके रखती है। और मैं बताना चाहता हूं कि हम 11 विधानसभा, लोकसभा की 8 सीटें हैं विधानसभा में खंडवा लोकसभा में 8 सीटें हैं और तीनों हम विधानसभा की सीट की बात करें, चाहे वो जोवट की बात करें, पृथ्वीपुर की बात करें या रेगांव की बात करें, हम लोकसभा सीट भी जीतेंगे और तीनों विधानसभा सीट को भी अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। और अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे जयेश के विषय में, तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जयेश कांग्रेस की बी टीम है। जयेश हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस ने ही
जयस के सामाजिक संगठन का राजनीतिक उपयोग किया है, हमारे समाज के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, तो कांग्रेस ने किया है। और जयस हमेशा कांग्रेस की बी टीम से आइडेंटिफाई भी हो चुकी है और समय समय पर वो कांग्रेस के मंच पर दिखाई भी देती है। तो मैं माननीय लोकेन जी कहना चाहूंगा, वो तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीट भी जीतेगी और तीनों विधानसभा की सीट भी पूर्ण और अच्छे बहुमत के साथ हम जीतेंगे। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। हमारा एक एक कार्यकर्ता मैदान लेकिन में कांग्रेस ये आरोप लगाती है सुमेर सिंह सोलंकी जी की जो इस वक्त भाजपा है मध्य प्रदेश की काफी दबाव में है, बहुत प्रेशर है ऊपर केंद्र से कि अगर इस चुनाव में कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो कुछ बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। इस बात में कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कि इस चुनाव को लेकर बहुत प्रेशर में है, इसीलिए पूरी जान झोंकी जा रही है? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा संगठन सदैव सतर्क रहता है। संगठन हमेशा पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार रहता है। प्रेशर वाली कोई बात ऐसी है तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग हमेशा चुनाव के लिए सतर्क रहते हैं और किसी भी स्थिति में कोई लापरवाही भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ इन उपचुनावों में जीत हासिल करने के लिए उतरेंगे। स्वदेश शर्मा जी, यही सवाल सर आपसे भी है मेरा कि अगर जयस उम्मीदवार उतारता है और जो दूसरी तरफ से शेरा भैया अपनी दावेदारी कर रहे हैं और जहां तक लग रहा है कि आप लोग उनको टिकट नहीं देंगे, अब क्या प्रॉमिस था वो जाने, आपके नेता जाने उनके साथ, लेकिन फिर भी अगर वो निर्दलीय उतर जाते हैं, जो कि उन्होंने बुरहानपुर में पिछली बार भी कर दिखाया कमाल, ये कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगी क्या? क्योंकि आपके कुछ नेता ऐसा कहते भी हैं, ऑन एयर बोलते हैं बाकायदा कि 3 सीटों पर तो हम आश्वस्त हैं, अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन खंडवा को लेकर बहुत मजबूती से नहीं कह पाते हैं कि वहां पर जीत मिल जाएगी। लोकेंद्र जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2014 में आए थे 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे, 15 लाख हर खाते में जमा करते थे, किसानों के लिए विशेष पैकेज की बात किया करते थे। लेकिन आज किसान पूरे देश का बॉर्डर पर बैठा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कोई चिंता नहीं है। 650 किसान मर चुके हैं, अपनी मौत के गाल में समा चुके हैं। युवा बेरोजगार पकौड़ा तलने पर मजबूर है। पकौड़ा भी तले तो कैसे तले, तेल 200 के पार है, डीजल पेट्रोल महंगे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। तो ये मुंह चलाना मतलब गाल बजाना और सरकार चलाना, इनमें बड़ा फर्क है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हो या मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश हो, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय ने शिवराज सिंह जी चौहान ने 2018 के दृष्टि पत्र में कहा था कि जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होंगे उनको हम लैपटॉप देंगे, जो 75 से ऊपर आएगी उनकी परसेंट उनको हम स्कूटी देंगे, महिलाओं को हम फ्री बस यात्रा कराएंगे और रसोई गैस पर 100 रुपए की छूट देंगे। कहाँ गई वो छूट? आज महंगाई का आलम यह है कि लोग अपने घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर तो मिल गया है, लेकिन उसके रिफिल नहीं करा पा रहे हैं। हालात बस से बदतर हो चुके हैं। और इन्होंने कहा था, लोकेंद्र जी पूरी बात सुन लीजिए, जनता समझ रही है इस बात को। मैं न्यूज स्टेट के दर्शकों को और बता देना चाहता हूं कि इनने जो दृष्टि पत्र में बातें कही थी, इन्होंने कहा था 500 करोड़ रुपए हम किसानों के लिए विशेष पैकेज देंगे। कहां गया वो किसानों का विशेष पैकेज? तो कुल मिलाकर के जनता देख रही है। और इनने जिस तरह से बैकडोर एंट्री करके, खरीद फरोख्त करके जनादेश वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार को गिराया, अस्थिर करते हुए गिराया। माननीय कमलनाथ जी को वो काम नहीं करने दिया, थोड़ा सा सवाल की भलाई के लिए किए जा रहे थे। चाहे बात करें हम, जयस आपके साथ थी ना 2018 में, अब क्यों अलग अलग है वो? इसके अलावा जो शेरा भैया हैं वो किस पनाह पे दावा कर रहे हैं इस तरह का, क्या बेसिस है उसका, और ये दोनों क्या नुकसान पहुंचाएंगे आप लोगों को? मेरा सीधा सा सवाल था सर। देखिए लोकेंद्र जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र को कायम रखने के लिए कांग्रेस के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी है। तो हमारे चाहे राजीव जी हो, देश की खातिर शहीद हुए हैं। रहा सवाल, सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सबको नहीं, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जब झूठ बोलना अलाउड नहीं है ना। अगर आप तो या तो ये आप कह दें कि कोई प्रॉमिस नहीं था, झूठ बोल रहे हैं शेरा भैया, डिफेम कर रहे हैं हमारी पार्टी को, वो हमारी पार्टी से ताल्लुक भी नहीं रखते, निर्दलीय विधायक। झूठ सच का
झूठ सच का सवाल आप करें तो शेरा भैया से करें, वो तो सही जवाब दे सके ना। मैं वहां मौजूद था। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि लोकसभा क्षेत्र में हालात ऐसे हैं, हर किसी को ये पता है कि सीट निकलने वाली है, तो लोग चाहते हैं हमें टिकट मिल जाए। लेकिन ये हाईकमान और माननीय कमलनाथ जी और सर्वे की रिपोर्ट और आपसी जो सलाह मशवरा, इसके आधार पर टिकट दिया जाएगा और जीत 100% कांग्रेस की होगी। ये सबको दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं। रहा सवाल इस बात का, आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में भी हमारे में पूरी तौर पर मजबूत है। हमारे यहाँ नागपुर से रिमोट नहीं चलता कि नागपुर से रिमोट चले, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। अब तो यहाँ आयात नेता आ गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब उनके कैंडिडेट अलग होंगे, रिमोट तो नहीं चल रहा। कुल मिलाकर रिमोट अगर चलता तो ये जो स्थितियां बनी हुई है ना कांग्रेस के अंदर, कभी राजस्थान के विधायक, कभी छत्तीसगढ़ के विधायक, कभी पंजाब के विधायक ये दिल्ली में डेरा जमाए रखते हैं। अगर रिमोट कंट्रोल होता, वहां पर कुछ स्ट्रांग पॉइंट होता, तो ये स्थितियां थोड़ी होती। यही सेम स्थिति मध्य प्रदेश में है। इतना बड़ा चुनाव आप लोग कह रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष जो है, जो टीम लीडर हैं, वो एक्टिव नहीं है पिछले कुछ दिनों से। आप ये कह रहे हैं कि हम पार्टी के जो और नेता उनके बलबूते जीत जाएंगे वहां पर। राजधानी है लोकेंद्र भाई, दिल्ली देश की राजधानी है। आदमी 50 तरह के कामों से जा सकता है, गया हो, अपने नेताओं से मुलाकात भी करने गया हो, तो इसमें गलत क्या है? इसमें किसी को गुरेज कुछ होना नहीं चाहिए। मैं ये जाकर सर इस्तीफे होने लगते हैं, जो प्रदर्शन किया 2018 में जाते मुख्यमंत्रियों के जब मुलाकात होती है, फिर वही मुख्यमंत्री एलिगेशन लगाता है दूसरे लोगों पर, प्रदेश अध्यक्ष पर। ये कोई सामान्य बात नहीं है दिल्ली जाना, जिसको आप इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। स्वदेशी जी, मैं कह रहा हूं ये दिल्ली दौरे, लोकेंद्र भाई सुन नहीं सका आपका क्या सवाल था? मैं कह रहा दिल्ली दौरे ये सामान्य नहीं होते हैं सर, इनका बहुत फर्क पड़ता है। मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे हो जाते हैं। नहीं साहिब, सामान्य जब होते हैं तो सामान्य। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, मैंने आपको पहले ही कहा, पूरी तौर पर काम है। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, हाईकमान के सामने अपने विचार रखने का अधिकार है। रहा सवाल पार्टी के फैसले, हाईकमान सबसे सलाह मशवरा करके लेता है और जो भी फैसले लिए जाएंगे सब आपके सामने दिखाई देंगे। सवाल जयंत वर्मा जी आपसे, क्या खंडवा का चुनाव केंद्र की बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है? साख का सवाल है प्रदेश की बीजेपी को अलग रखते हुए। जी देखिए, ये खंडवा का जो लोकसभा चुनाव है और बाकी 3 जो विधानसभा के हैं, और इसमें तो पूरी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पे है और खुद शिवराज सिंह चौहान की है। और यदि यहाँ पे ये सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं तो मुझे लगता है फिर शिवराज सिंह चौहान की भी जो उनके सामने संकट आ जाएगा, क्योंकि दमोह का एक चुनाव देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसानी से इसको देखा जाएगा। यदि लोकसभा चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय रहेगा हमारी। आज बिल्कुल प्रेशर रहेगा इस चुनाव को लेकर, इसलिए इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सर समय थोड़ा सा कम है इसलिए रोक रहा हूं। शुक्रिया बहरहाल आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो राजनीति लगातार हो रही है, दावे भी अपने अपने नेताओं के अब सामने आने लगे हैं और अब देखना यही है कि आखिरी मोहर आला कमान किस पर लगाता है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।